राजस्थान में साइबर ठगों के खिलाफ ऑपरेशन एंटी वायरस चल रहा है और इसके तहत कई सारे साइबर ठग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब इनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसके चलते अब इनमें भय और खौफ है। भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं ऑपरेशन एंटी वायरस के बारे में। सर, एक बार तो फिर से अगर आम पब्लिक, आम जनता, आम दर्शक के हिसाब से पूछूं, ऑपरेशन एंटी वायरस क्यों? बेसिकली साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ पूरा ये अपराध है और इसमें मैं मानता हूँ कि जो हमारा साइबर वर्ल्ड है, जिसके ऊपर अब हर व्यक्ति जुड़ गया है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया का हर व्यक्ति हमारे साइबर वर्ल्ड में जुड़ा हुआ है। और जो साइबर सिस्टम है उसको जो नुकसान पहुंचाने वाला वायरस जो हम जानते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, वायरस होते हैं, तो उसमें से एक बहुत बड़ा वायरस जो है ये साइबर क्राइम है, जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम के ऊपर, जो साइबर का सिस्टम है उसके ऊपर विश्वास लोगों का उठाता है। बैंकिंग का सिस्टम इसके ऊपर है, रेलवे का सिस्टम, परीक्षाओं का सिस्टम, सब कुछ अब साइबर के ऊपर आ गया, ऑनलाइन आ गया है। तो वो एक तरीके का वायरस है जो कि हमारे साइबर डेवलपमेंट जो है, जो प्रोग्रेस है, उसमें एक घातक एलिमेंट है। उसको दूर करने के लिए हमने एक एंटी वायरस दिया है जिससे कि इस वायरस को हम ख़त्म कर सकें, इसीलिए इसका नाम एंटी वायरस है। काफ़ी महीने हो गए राजस्थान में, खासतौर पर मेवात भरतपुर वाले इलाके में ये पूरा आपका ऑपरेशन चल रहा है। किस तरह का अब तक कितने केसेस सामने आए, कितने लोगों को पकड़ा गया और इनका मोडस ऑपरेंटिव किस तरह से होता है, जो आपको भी लगता है कि आम पब्लिक को कम से कम उससे सावधान रहना चाहिए? मॉडस ऑपरेंडी तो विविध तरीके के हैं, है ना, कुछ ना कुछ नया लेके आते रहते हैं, लेकिन बात वही कि कहीं ना कहीं कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका हमें उपयोग करना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने जब से 1 मार्च से शुरू किया था ये, तब से अभी तक 400 मुकदमे पुलिस की तरफ से दर्ज किए हमने सुओ मोटो, इनको पकड़ करके, और इसमें लगभग 1300 साइबर ठग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसका काफ़ी प्रभाव पड़ा उस क्षेत्र में। और हमारा जो मेवात का जो जिला डीग है भरतपुर रेंज का, उसमें 72% की कमी आई है साल के शुरुआत से अभी तक में साइबर क्राइम के अंदर, जो कि एक अच्छी उपलब्धि है। और पूरे राजस्थान राज्य का अगर हम देखें तो लगभग 48% की कमी, जो कि पूरे भारत में हाईएस्ट है, वो राजस्थान में कमी आई है साइबर क्राइम के अंतर्गत। अब इसमें अभी भी ये लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले सेक्सटॉर्शन यहाँ का जो सबसे बड़ा रूप था साइबर क्राइम का, वो अभी भी चल रहा है, जिसमें एक व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज लड़की बन के भेजना, फिर उससे चैट करना, फिर वीडियो कॉल कराना और उसको ब्लैकमेल करना लड़की बन के, फिर यूट्यूब का अधिकारी बन के, फिर पुलिस का अधिकारी बन के, वो अभी भी चल रहा है। बीच में बहुत बड़ा इन लोगों ने इस क्षेत्र में जो किया वो किया होटल्स बुकिंग को लेकर के। विभिन्न होटल्स का एक फेक ऐड बना करके फेसबुक पे, इंस्टा पे ये लोग अपलोड करते थे, उस पर मोबाइल नंबर अपने डालते थे, और जब भी कोई व्यक्ति कांटेक्ट करता था तो उनको कहते थे कि हम 50% कम में आपका होटल बुक कर देंगे, रूम बुक कर देंगे, और फिर आप उसके लिए हमें कुछ एडवांस दीजिए, और वो एडवांस ले करके उसके बाद वो फ़ोन बंद हो जाता था। तो इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी किया है। अभी कुछ दिन पहले मरीजों की मदद करने के नाम पे कि हम एनजीओ हैं और हम मरीजों का इलाज कराते हैं और लाखों रुपए का इलाज फ्री में कराते हैं, उसका आप रजिस्ट्रेशन कराइए, उस रजिस्ट्रेशन के नाम पे भी इन लोगों ने अभी काफ़ी ठगी शुरू की है। ये अब तक तो देखा गया जामताड़ा सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए जाना जाता था, धीरे धीरे मेवात तक भी पहुंचने लगा और देश के अलग अलग हिस्सों में ये लगातार स्प्रेड होता जा रहा है। राजस्थान का कहाँ पे नंबर आ रहा है, क्योंकि ऑपरेशन एंटी वायरस चल रहा है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि 400 अब तक FIR दर्ज की जा चुकी है। जो सस्पेक्ट लोकेशन को आप सामान्य भाषा में समझे कि जो लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं उनकी लोकेशन, उसका काउंट I4C जो है वो समन्वय पोर्टल के ऊपर देती है, और उसमें अगर आप लोकेशंस को देखेंगे तो साल की शुरुआत में हमारे डी क्षेत्र में 225 के आसपास पर डे लोकेशन आ रही थी, जो कि अभी काफ़ी घट करके हमारे 59 पे आ गई है पर डे पे, और 72% की कमी डी क्षेत्र में आई है। राजस्थान का जैसे मैंने बताया कि 48% की कमी आई है पूरे राजस्थान में। वहीं ज़्यादातर राज्यों में साइबर क्राइम में वृद्धि हुई है सस्पेक्ट लोकेशन की, अगर अपन केवल बात करें। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो सदर्न स्टेट्स कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश, इनमें काफ़ी ठीक ठाक वृद्धि है। दिल्ली में भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है सस्पेक्ट लोकेशन के अंदर। इसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि पहले जामताड़ा नंबर 1 पे था, तो जब हम इन सस्पेक्ट लोकेशन को एनालिसिस करते हैं तो जामताड़ा जो है वो नंबर 7 पे अब दिख रहा है,
जो साल की शुरुआत में डीग नंबर 1 पे था वो नंबर 3 पे आ गया है। अभी देवघर फर्स्ट पे है, नू सेकंड पे है, थर्ड पे डीग है, फोर्थ पे अलवर आ रहा है, 5 पे बिहार का नवादा है, 6 पे बिहार का ही नालंदा है और फिर जामताड़ा है, फिर वेस्ट दिल्ली का लोकेशन आ रहा है। अगर जिले वाइज अपन देखें कि कहाँ पे कितना साइबर क्राइम किया जाना कंसंट्रेटेड है। ये आपकी भाषा में अगर कहूँ, जो ये वायरस हैं यानी जो साइबर ठग हैं, इंटरकनेक्टेड होंगे, यानी कि खाली कोई फ़ोन करने वाला अलग होगा, पैसा, ये इनको क्या कोई ट्रेनिंग वार्निंग का कोई मॉड्यूल है या ये अपने आप ही किस तरह से इंटरकनेक्शन, किस तरह से इनका पूरा प्रोसेस? ट्रेनिंग इनका लोकलाइज सा ही है, कोई ऐसा उसका कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट तो चलता नहीं है। पीयर टू पीयर लर्निंग है, एक दूसरे से सीखते रहते हैं। एक ने 4-5 लड़कों को सिखा दिया और उनसे साइबर क्राइम कराना शुरू कर दिया, उनको परसेंटेज में पैसे देते हैं, ज़्यादातर पैसे खुद लेते हैं। पूरा एक अच्छा खासा गैंग होता है जिसमें कि सिम लाने वाली गैंग अलग है, मोबाइल लाने वाली गैंग अलग है, जो फर्जी बैंक खाते हैं उनको लाने वाली गैंग अलग है, टटलू काटने वाले या साइबर क्राइम करने वाले अलग लोग हैं, पैसे निकालने वाले अलग लोग हैं। तो काफ़ी इनमें वर्क डिवीज़न है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और जो अभी वर्तमान नए कानून बने उसमें चूंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सेक्शन भी आ गया तो हम उसका भी उपयोग इनके खिलाफ कर रहे हैं। यूथ सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है और जो सबसे ज़्यादा इनके टारगेट पे होते हैं वे वृद्ध और महिलाएं होती है। ये बात लगभग जितने केस आ रहे हैं उसमें नज़र भी आ रही है। क्या अभी ये मेंटेलिटी चेंज हुई है कि हम बदनाम हो जाएंगे यदि इस तरह की बात बता देंगे, पुलिस के पास चले जाएंगे, इसलिए आपके पास कंप्लेंट थोड़ी कम आ रही है, या आपको लग रहा है कि अब जागृति लोगों में आ रही है, बता देना चाहिए पुलिस को ताकि? नहीं, कंप्लेंट कम नहीं हुआ है। कंप्लेंट तो मतलब आप देखिएगा तो लगातार साइबर क्राइम में वृद्धि दिखाई दे रही है। तो कंप्लेंट ऐसा कम नहीं हुआ। अभी जो साइबर स्लेवरी का आप देखते हैं कि जो ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ है वहाँ से जो साइबर क्राइम हो रहा है आप देखिए उसमें कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो ऐसी कोई साइबर क्राइम में कमी जैसी बात तो नहीं आई है, लेकिन जो इस क्षेत्र में जो कमी आई है वो भी लोगों के शिकायत की बात हम नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि जो लोग कर रहे थे उन्होंने करना कम किया है, और करना इसलिए कम किया क्योंकि पुलिस ने उनको बंद करना शुरू किया है। तो ये उस तरह की कमी है। एक आखिरी सवाल, ऐसा भी हो रहा है कि ये जो पैसे कमाते कई यूथ होते हैं जो विदेश जाने में, इनको फॉरेन तक ले जाया जाता है और वहाँ से एक बड़ा गैंग ऑपरेट करना शुरू कर दिया है? अब ये यूथ जो है उसके सामने रोजगार का प्रश्न तो रहता ही है, और ठगे जाने वाले भी आपने कहा था कि ज़्यादातर महिलाएं हैं या थोड़े अधिक उम्र के लोग हैं, तो इसमें भी अवेयरनेस का फ़र्क है। यूथ आमतौर पे आज के टाइम के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझता है, खबरों को पढ़ता है, सोशल मीडिया को पढ़ता है, तो उसको काफ़ी चीज़ों का पता रहता है। लेकिन जो लोग इन चीज़ों से नहीं जुड़े हुए हैं, खबरों तक नहीं पहुँचते हैं, उसमें बुज़ुर्ग भी आते हैं, थोड़े अधिक उम्र वाले लोग आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, तो वो कई बार इसका आसान शिकार बन जाती हैं। और जो विदेश जाने वाली बात है, विदेश जाने वाले में एक आम तौर पे आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवक थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं, कुछ कंप्यूटर का नॉलेज गेन कर लेते हैं, उनको लगता है कि हम विदेश चले जाएंगे तो हमें रोजगार मिल जाएगा। उसको भी अब कई एजेंट्स और बाहर में जो बैठे हुए साइबर क्रिमिनल्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको बुला लेते हैं कंबोडिया की तरफ, थाईलैंड की तरफ, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर्स अवैध खुले हुए हैं जहाँ पे उनको एक साथ एक बड़ी बिल्डिंग में बिठा करके साइबर क्राइम कराते हैं। आइए साहब, एक सवाल जो आपसे सब जानने भी चाहते हैं, जो आपके पास कंप्लेंट देने आते भी होंगे, साहब इनको आप पकड़ तो लेते हो, 5-7-10 दिन में छूट जाते हैं, इसका क्या इलाज है? अब कोई व्यवस्था आप लोगों की स्पेशल? नहीं, बिल्कुल इनका छूटना मुश्किल हो गया है। ये बहुत पहले की बात है कि 5-7 दिन में छूट जाते थे। माननीय न्यायपालिका और जो हमारा प्रोसिक्यूशन विंग है, इनकी भी बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज के समय में हम लोगों ने जो इनकी ज़मानतें लगती थी उसमें जो फैक्चुअल नोट था उसके हमने तरीके को बदला है। उसमें बहुत सारे एविडेंस हम उस फैक्चुअल नोट में ही देते हैं, किस तरीके से कितने बड़े साइबर क्राइम में शामिल है। और इनकी ज़मानतें तो भी अगर आप देखेंगे तो सेशन कोर्ट तक तो हो नहीं रही है, हाई कोर्ट में भी नहीं हो रही है, और इवन कुछ लोगों की तो सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज होकर आई है। भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश साफ तौर पर बता रहे हैं ऑपरेशन एंटीवायरस का कितना बड़ा असर नज़र आ रहा है और किस तरह से इन लोगों को सलाखों के पीछे ही रखकर उनकी करनी की सजा दी जाए, इस बारे में भी खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, भरतपुर न्यूज़ 24।